आज ये जो चैप्टर रहने वाला है ये जो है चैप्टर 8 का 4th पार्ट रहने वाला है। लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो क्लास थी, हमने उसमें टाइड्स देखे थे, टाइड्स। ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने टाइड्स को डिस्कस कर लिया था। बट इस पार्ट में हम जो आगे की जो टॉपिक्स रह चुके हैं, रिमेन है, वो हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि करंट्स के बारे में, ओशन करंट्स कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, और मैं हूं आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी अपना जो ड्रीम है 10th और 12th पास करने का, जो भी 12th क्लास में बच्चे हैं उन तक ये पहुँचे और उनको भी इन सारी चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी NIUSA ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती हैं अपने जो चैप्टर से रिलेटेड है, और एकदम एकदम यानी सीमलेस मैनर में मैं आपको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आपकी क्लास से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं जल्द ही दे देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सबका पार्टिसिपेशन भी उतना ही हो जितना मेरा हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, अब करंट्स क्या होती हैं? करंट्स का मतलब होता है धारा, धारा। ठीक है, अब धारा हिंदी में बोलते हैं मगर करंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, करंट यानी एक तरह की धारा जो कि समुद्र में बहती है। समुद्र में, लाइक ये सरफेस वाटर है। ठीक है, यहाँ पर ये है, अब इसके अंदर एक धारा बह रही है इस डायरेक्शन में, तो ये होगी धारा, ये होगी करंट, समुद्र करंट। क्योंकि अब इस धारा को प्रभावित करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक ये इस डायरेक्शन में बह रही है तो क्यों बह रही है, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि कोई भी करंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? ये हमें जब पता चलता है जब हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलती है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वाटर का फ्लो हमें देखने के लिए मिलता है एक पर्टिकुलर स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रही है वाटर की एक जगह से दूसरे स्थान पर, ये जो मूवमेंट हो रही है ये हॉरिजॉन्टली हो रही है। हॉरिजॉन्टल इस दिशा में होती है और वर्टिकल इस दिशा में होती है। ठीक है, वर्टिकल यानी अपवर्ड मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल यानी डाउनवर्ड क्लोज टू सरफेस मूवमेंट। ठीक है, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो पानी है वो एक स्थान से दूसरी जगह तक फ्लो कर रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी, यानी क्विंटल्स में पानी, यानी क्विंटल्स में पानी, वॉल्यूम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। वहाँ पर काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो उसको मूव करा रहे हैं, जैसे कि करंट्स जो होती हैं, उन्हीं को यही करंट है, यही एक ऐसा पर्टिकुलर रीज़न है जो सबसे ज़्यादा पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब यहाँ पर जब हम करंट की बात करें तो इनकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 2-3.5 किलोमीटर यानी 3.2 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, यानी बहुत ही मिनिमल स्पीड हमें देखने के लिए मिलती है। और जब कभी भी पानी जो है वो काफ़ी धीमी स्पीड में मूवमेंट कर रहा है अंडर यानी करंट हमें यहाँ पर सरफेस पर भी देखने के लिए मिलती हैं, यानी ओशन करंट जो होती हैं सरफेस पर भी देखने को मिलती हैं, ओशन सरफेस पर, और जो समुद्र है यानी ओशन से उनके नीचे भी, यानी अंडर द यानी बीनेथ द ओशियन भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो करंट्स हैं दो प्रकार की होती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ठीक है, अब जो धीमी करंट होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, अब जो करंट तेज होती है, जिसकी रफ्तार तेज है, स्पीड तेज है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम, एक स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम यानी एकदम तेजी से निकल जाना। ठीक है, तो उसी से हम कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर सकते हैं स्ट्रीम को। अब दो प्रकार की जो करंट होती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, दो प्रकार की हुई, क्योंकि वाटर भी तो धरती पर काफ़ी प्रकार का पाया जाता है।
वार्म भी पाया जाता है, कोल्ड भी पाया जाता है। अब जस्ट सपोज ये हमारी धरती है, अब इधर की साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल, इधर की साइड क्या होगा, साउथ पोल। अब साउथ पोल और ये जो नॉर्थ पोल है दोनों के दोनों बर्फ से ढके हुए हैं, परमानेंटली यहाँ पर फ्रोजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये फ्रोजन रहते हैं तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या रहते हैं, परमानेंटली बर्फ की जो मोटी मोटी शीट्स होती हैं, आइस जिन्हें बोलते हैं आइसबर्ग, उनसे ढके हुए होते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो अर्थ की जो शेप होती है ना वो इस प्रकार की होती है, कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूं इस प्रकार की होती है। जो वाटरी मूवमेंट होता है ना वो इस साइड में होता है ज़्यादातर, यानी पानी का मूवमेंट। यहाँ पर हमें शीट कम, मतलब आइस शीट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन भी बहुत कम होता है। इंसोलेशन यानी प्रकाश का आवागमन, आगमन, प्रकाश का आना बहुत कम होता है। यहाँ तक जो सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर देखने के लिए मिलती है, यानी जो 0 डिग्री पर जो हमारी इक्वेटर होती है वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो रीजन बनता है ये लो रीजन बनता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, बस आप इतना समझिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, चलते हैं आगे। अब आगे अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि ये जो ओशन करंट्स हैं इनका ओरिजिनेशन कैसे होता है। लाइक हमने ये तो पढ़ लिया कि वार्म करंट एंड कोल्ड करंट होती है, मगर ये किस चीज़ से ओरिजिनेट होती हैं। आपको एक बात मैंने जब आपको मैं पढ़ा रहा था, क्या चीज़ पढ़ा रहा था, सैलिनिटी जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रक्रिया होती है दैट इज़ द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, पानी का गैसियस फॉर्म में तब्दील होना, और वो ऊपर की साइड अपसाइड होने लग जाता है, ठीक है, अपसाइड होने लग जाता है, ऊपर हवा में उड़ने लग जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाष्पीकरण हिंदी में ठीक है। जब इवेपोरेट होता है पानी, जैसे कि अगर आपने काफ़ी मेहनत करी, 10 किलोमीटर की रनिंग लगाई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ तक आपने रनिंग लगाई और आप पसीने में भीग गए पूरे के पूरे। वेन एवर यू एंटर दिस स्वेटिंग इन अ एसी रूम में जैसे ही आप जाएंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपका जो पसीना है वो धीरे धीरे ड्राई आउट होने लगेगा। तो आपको वहाँ पर ठंडक महसूस होने लगेगी। अब जब आपका पसीना ड्राई आउट हो रहा है और आपको ठंडक महसूस हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। वो जो एसी है ना, एसी जो विंड्स हैं वो आपके पसीने की जितने भी उसमें वेपर्स है ना, यानी पानी की जितनी भी क्वांटिटी है उसमें पाई जा रही है आपके पसीने में, उस चीज़ को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। और लास्ट में आप देखते होंगे वहाँ पर एक सॉल्टिएस्ट मटेरियल रह जाता है वाइट कलर का, ठीक है। तो वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ से एक ठंड क्रिएट हो रही है, यानी कोल्ड स्ट्रीम क्रिएट हो रही है, कोल्ड करंट सी क्रिएट हो रही है, वहाँ पर हमें ठंडक महसूस हो रही है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये इस सहारा मरुस्थल से भी एडजेसेंट है, यानी लगा हुआ है, ठीक है। और वहीं पर ये ऊपर ये यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से भी लगा हुआ है। अब यहाँ से तो गर्म हवा आ रही है, इधर की साइड से भी गर्म हवा आ रही है, और वहीं पर ये जो गर्म हवा है ना जब मेडिटेरेनियन सी से ऊपर से होकर निकलती है ना तो यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के कारण जो है ना यहाँ पर कोल्ड करंट बनती है, यहाँ पर यानी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। यहाँ से तो गर्म वही है क्योंकि यहाँ पर लैंड मास पूरा का पूरा जो सन की रेज हैं वो यहाँ पर पड़ रही हैं डायरेक्टली, तो ये हीट अप होकर डेजर्ट एरिया हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सहारा डेजर्ट ही है, ये सहारा डेजर्ट है। अब जब ये गर्म हवा यहाँ मेडिटेरेनियन सी में एंटर करती हैं तो जो ऊपर मेडिटेरेनियन की सरफेस है ना उसको भी गर्म कर देती है। जब ये मेडिटेरेनियन की सरफेस को गर्म करती है, सरफेस वाटर को गर्म करती है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन चालू हो जाता है। फिर ये हवा आगे तक बहती है, इवेपोरेशन भी हो रहा है। तो इवेपोरेशन के साथ साथ यहाँ पर जो विंड की डायरेक्शन भी सीधी जा रही है। यहाँ पर विंड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर ठंडी हमें दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यही विंड जो यहाँ पर गर्म बह रही थी, यही विंड हमें यहाँ पर ठंडी दिखाई पड़ती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो साइबेरियन रीजन होता है, ऊपर की साइड साइबेरियन रीजन है, साइबेरियन रीजन यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, जहाँ पर पूरी जो परमानेंटली विंटर में अगर देखोगे तो परमानेंटली वहाँ पर जो सी भी है ना वो भी जम जाता है पूरा का पूरा। वहाँ से भी विंड चलती है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा चलती है और यहाँ से गर्म हवा चलती है। तो गर्म हवा चल रही है, यहाँ से ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पर इस रीजन पर दोनों ही प्रकार का टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये तो बात होगी विंड की, यहाँ पर बोर विंड, अबोर विंड, काफ़ी सारी विंड्स का नाम है,
ठीक है, जो लोकल विंड्स है उनका नाम बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो सरफेस वाटर जो है मेडिटेरेनियन सी का सरफेस वाटर है वो वार्म है, वार्म है ना, वार्म है। तो अब ये जो गर्म पानी है, जितना पानी गर्म होगा उतनी ही क्या होगी कि यहाँ पर क्या होगी, इसकी डेंसिटी लो होगी। डेंसिटी जो है गर्म पानी की बहुत ज़्यादा लो होती है एज़ कम्पेयर टू दी कोल्ड वाटर। अब अटलांटिक सी तो काफ़ी बड़ा है, अटलांटिक सी काफ़ी बड़ा, इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीम्स भी आकर गिरती हैं, नदियाँ, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी भी कम होगी, मगर जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, तो जो वाटर की डेंसिटी होती है पोल्स की तरफ जो हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो डेंसिटी वाटर की इंक्रीज होने लग जाती है। अब यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो ऊपर की साइड यानी सरफेस पर काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम होगी, मगर यहाँ पर इवेपोरेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन के कारण दो प्रकार के सॉल्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है। पानी तो ऊपर चला जाएगा मगर एक वाइट काइंड ऑफ जो मटेरियल है वो तो रिमेन रह जाएगा ना। अब वो जो रिमेन है जब वो वाटर में घुलनशील होगा, मतलब सॉलेबल होगा, तो उसके बाद जो NaCl है, NaCl एंड मैग्नीशियम ये दोनों जो पदार्थ हैं वो पानी में घुलनशील हो जाएंगे। फिर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी डेंसिटी जो है उसको हाई कर देंगे। जब वो हाई कर देंगे, जो इस पानी की डेंसिटी हाई हो जाएगी वो नीचे चला जाएगा, यानी जो डेंसिटी हाई डेंसिटी वाला पानी है वो नीचे चला जाएगा और उसकी सैलिनिटी जो है सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब सैलिनिटी वाला पानी इंक्रीज होकर सैलिनिटी वाला पानी जो है वो नीचे हमें मेडिटेरेनियन के जो सरफेस है ना, नीचे ओशन सरफेस है, सी सरफेस है, उसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। मगर सरफेस जो वाटर है, ऊपर का जो पानी है, उसमें जो है सैलिनिटी बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी भी कम है, इवेपोरेशन भी कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो वार्म करंट वार्म विंड यहाँ पर है देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जो वार्म विंड है वो यहीं तो ट्रैवल कर रही है, इधर भी ट्रैवल कर रही है, हर जगह ट्रैवल कर रही है चारों तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये जो जस्ट सपोज कि ये है मेडिटेरेनियन सी, इसका ये वाला जो वाटर है ये तो इसमें इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, वहीं पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब ये वाला जो पानी है ये अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाई डेंसिटी वाला है ना ये लो डेंसिटी की तरफ जाना चालू कर देगा। लो डेंसिटी अटलांटिक ओशन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो भी मिल रही हैं, और यहाँ पर जो है ना कोल्ड वाटर भी इतना नहीं है। यहाँ पर ऊपर की साइड जब हम जाएंगे तो डेंसिटी यानी ठोस यानी सांद्रता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती जाएगी। जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होती जाएगी तो वो डेंस कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हम ओशन में क्या करते हैं, नीचे की साइड जाते हैं तो हमें ठंडा पानी देखने के लिए मिलता है ना, तो ऐसे ही ठंडे पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो गर्म पानी होता है, ठीक है। अब ऊपर का तो पानी गर्म है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में, और वहीं पर नीचे का पानी जो है वो ठंडा है। अब ठंडे पानी की डेंसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्युबल मटेरियल, यहाँ पर जो सॉल्ट यहाँ पर वेपराइज हुआ था वाटर, फिर यहाँ पर जो रिमेन बचे थे मैग्नीशियम और सोडियम क्लोराइड वो नीचे की तरफ सबसाइड कर गए हैं, तो यहाँ पर क्या है डेंसिटी बढ़ गई है। अब ये जो हाई डेंसिटी वाला पानी है इसकी सैलिनिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये जो हाई डेंसिटी वाला पानी है लो डेंसिटी की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा यहाँ से। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए एक मिनट यहाँ से पानी, इसके नीचे से पानी अटलांटिक ओशन की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो बहुत कम है और जो डेंसिटी है वो भी बहुत कम है, ठीक है, वो भी बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पर तो आपको ये मेडिटेरेनियन का एग्जांपल समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर सैलिनिटी का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिला। अटलांटिक ओशन की जो सैलिनिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये लैंड मास, ये जो सी है, ये जो सी है एनक्लोज है चारों तरफ से एनक्लोज्ड है, और ये ओपन है जस्ट दिस स्ट्रेट के। यहाँ पर एक स्ट्रेट होती है, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, बट मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेट से कनेक्टेड है ये अटलांटिक ओशन से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लोज है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये गर्म हवाएं चल रही हैं। मगर वहीं पर अगर हमें अटलांटिक ओशन की बात करनी तो काफ़ी बड़ा नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। जब ये अटलांटिक ओशन काफ़ी बड़ा तो यहाँ पर इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत कम है, इसलिए इसकी जो सैलिनिटी है वो भी कम है, और इक्वेटर पर जो इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम है, लो डेंसिटी है। मगर यहाँ पर जो डेंसिटी है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा है,
और डेंसिटी ज़्यादा हमें कहाँ मिलेगी, मेडिटेरेनियन के सी के सबसे नीचे, सबसे निचले वाले तल पर, ठीक है, यहाँ पर ऊपर नहीं, ऊपर तो यहाँ पर इवेपोरेशन रेट चल रहा है, यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहे हैं ना वो नीचे सबसाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, और इसलिए नीचे जाकर ये जो ठंडा पानी है इसकी डेंसिटी हाई होती जा रही है, ठीक है। फिर ये जो हाई डेंसिटी वाला पानी है वो अटलांटिक ओशन की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा, ठीक है, यहाँ से, और ये लो डेंसिटी वाले पानी में जाकर मिल जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पानी है यहाँ पर भी तो काफ़ी सारी करंट पाई जाती हैं। ये जो पानी है यहाँ पर गर्म पानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सन रेज पड़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर इक्वेटोरियल रीजन में ये आता है, ठीक है। तो जब इक्वेटोरियल रीजन पर जब ये सन रेज पड़ रही हैं, डायरेक्टली सन की रेज पड़ रही है यहाँ पर, तो ये पानी गर्म हो जाएगा। अब ये जो गर्म पानी है ये पोल्स की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा। अगर आपको नहीं पता है तो गर्म पानी हमेशा ठंडे पानी की तरफ मूवमेंट करता है, और ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि अपने आप को सब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना चाहते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए आप पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो ओरिजिन है करंट की वो कहीं ना कहीं डेंसिटी की वजह से भी क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो लो डेंस वाटर है, यानी जो मेडिटेरेनियन सी था, इसका जो निचला पार्ट है, निचला भाग है, उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, वहाँ पर सैलिनिटी भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो वो जो लो सैलिनिटी वाला पार्ट है ना अटलांटिक ओशियन का, उसकी तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा। तो एक करंट को जन्म देगा, वो एक करंट है ओशियन करंट, उसको जन्म देगा, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी सारी जो वाटर मूवमेंट है ना वो इसी तरीके से होती हैं, ठंडा गर्म की तरफ और गर्म ठंडे की तरफ। तो इन्हीं से करंट का ओरिजिन होता है, ओशन करंट्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर आपको समझा रखी है कि जो डिफरेंस होता है ना डेंसिटी में, कहीं ना कहीं जो करंट हैं उनके ओरिजिन में ये भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि सी वाटर्स डेंसिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ सैलिनिटी। टेम्परेचर और सैलिनिटी के प्रोपोर्शन में, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, सैलिनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कोल्ड पानी है, कोल्ड पानी की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर मेडिटेरेनियन की बात करें तो वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा रह रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है कि जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। इसलिए जो कोल्ड करंट होती हैं हमेशा मूव करती हैं पोल से इक्वेटर की तरफ, ठीक है, और जो वार्म करंट होती हैं वो क्या करती हैं, जो इक्वेटर से वो पोल्स की तरफ मूव करती हैं, पोल्स की तरफ मूव करना चालू कर देती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब करंट जो है वो सैलिनिटी की वजह से भी प्रोड्यूस होती हैं, सैलिनिटी की वजह से भी प्रोड्यूस होती हैं। अगर किसी भी वाटर बॉडी में सैलिनिटी में चेंजेस आता है, जैसे कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी में सैलिनिटी में चेंज है, तो इसकी वजह से भी कोल्ड जो करंट्स हैं, ओशन करंट्स, वो जन्म लेती हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाइए ध्यान से, और ये नोट्स जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, मोर देन इनफ, ठीक है। अब देखिए, अगर सैलिनिटी वाटर की ज़्यादा होती है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और वो वाटर नीचे की तरफ सबसाइड करना चालू कर देगा, सिंक होना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे कि मेडिटेरेनियन सी का एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया, ठीक है। इसीलिए जो लो सैलिनिटी वाला वाटर होता है वो हमेशा हाई सैलिनिटी वाले वाटर की तरफ मूव करता है। Hence the water with lower salinity follows on the surface of high salinity। जैसे कि मेडिटेरेनियन सी का एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर हाई सैलिनिटी है, यहाँ पर लो सैलिनिटी है। मेडिटेरेनियन सी में लो सैलिनिटी वाला वाटर जो है वो हाई सैलिनिटी वाले वाटर के ऊपर ही तो फ्लो कर रहा है। ये समझ में आया आपको बात, ठीक है। अब देखिए, वाइल एन अंडर करंट ऑफ हाई सैलिनिटी फ्लोज टूवर्ड द लेस डेंस। हाई सैलिनिटी वाली जो करंट होती है मेडिटेरेनियन सी में, जो नीचे की साइड है, यानी ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें जो हाई सैलिनिटी वाला पार्ट है वो अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करेगा ना करेगा, वो लेस डेंस वाटर की तरफ मूव करेगा। अब अटलांटिक ओशन का जो वाटर है वो लेस डेंस है, ज़्यादा वो डेंसिटी नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स भी यहाँ पर आकर मिल रही हैं, गर्म और ठंडी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। अब देखिए, वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको पहले दिया था कि मानकर चलिए ये अटलांटिक ओशन है और ये है मेडिटेरेनियन ओशन, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। अब यहाँ पर ये हाई सैलिनिटी है, यहाँ पर सैलिनिटी लाइक 5% है। यहाँ पर इसकी जो सैलिनिटी है इसके एरिया के हिसाब से, इसका एरिया है 10 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है 10 स्क्वायर, और इसका एरिया है 100 स्क्वायर,
ठीक है, 100 स्क्वायर। और यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो 5% है, यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो है 20%, 20%, ठीक है। ये इतना बड़ा है कि इसमें जो मेडिटेरियन सी हैं वो तकरीबन 20-25 निकल आएंगे, ठीक है, 20-25 निकल आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, इसके पूरे की डेंसिटी कितनी है, सैलिनिटी कितनी, 5%, इसकी अकेले की डेंसिटी जो है वो तकरीबन 50 मान लीजिए, मैंने अभी 20 बताई, 50 मान लीजिए, 50 डेंसिटी है। तो 50 अगर यहाँ पर आकर मिलेगी तो ये तो 5 का ही ले पाएगी ना, बस 5 का ही ले पाएगी ना, 5 नहीं 10%, 100 का 10% कितना हुआ, 10, ठीक है, 10 हुआ। अब 10 का 10% 5 हुआ, 5% ही ले पाएगी। मगर इसमें कितनी बढ़ा देगी, 5% नहीं, 5% नहीं, 10 हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। तो ऐसे ही मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज भी होती हैं, क्योंकि वाटर यहीं थोड़ी ना स्थित रहेगा, ये और जगह भी तो मूवमेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ अदर करंट्स, ठीक है। तो इसलिए सैलिनिटी न्यूट्रलाइज भी होती रहती है और बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, ठीक है। और डेंसिटी अगर सैलिनाइन ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर सैलाइन कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है, कम होगी। ये बात आपको समझ में आई। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल भी दिया, फॉर एग्जांपल अटलांटिक ओशियन विद लोअर सैलिनिटी एंड द मेडिटेरेनियन सी विद हायर सैलिनिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर कोई भी दिक्कत हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक। तो देखिए डेंसिटी और सैलिनिटी के साथ साथ जो करंट के फॉर्मेशन में अगर कहीं ना कहीं योगदान जिसका रहता है वो होता है अर्थ की रोटेशन का। अर्थ की रोटेशन की वजह से भी करंट जो है वो फॉर्म होती हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारी जो ये अर्थ है, आपको पता ही है कि ये जो है ये 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है, ठीक है, और उसी अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है अलॉन्ग विद द रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। अब ये सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रही है, और अपनी ही एक्सिस पर घूम भी रही है, ठीक है। अपनी एक्सिस पर घूमने के साथ साथ इसके जो डे एंड नाइट्स फॉर्म होते हैं, डे एंड नाइट्स, अब ये सन के अराउंड जब घूमती है तो सीजन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके घूमने से जो ओशियन है उसमें करंट्स भी फॉर्म होती हैं, उसकी बात अभी हम कर लेते हैं। देखिए ये जो चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर इन द सेंस आपको पता ही है कि अगर आप मानकर चलिए ये जो है इक्वेटर है 0 डिग्री पर, ठीक है, ये है हॉर्स लैटिट्यूड यानी हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, इसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई है, और ये सब पोलर लो है, ठीक है, पोलर लो है, सॉरी ये पोलर हाई है, ये पोलर हाई है, ये, ठीक है, और ये भी जो है ये भी हाई जो है प्रेशर बेल्ट है, और ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ये है लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको पता चल गई कि यहाँ पर ये इक्वेटर है और अर्थ जो है इसी डायरेक्शन में मूव करती है, इसी डायरेक्शन में रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। अब मानकर चलिए ये एक सर्कल है, लाइक झूला नहीं लगा रहता वहाँ पर पार्कों वगैरह में, तो वहाँ पर एक झूला है, और यहाँ पर ये मानकर चलिए यहाँ पर आप बैठे हैं और यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपके फ्रेंड ने इस डायरेक्शन में मूव करते समय आपके फ्रेंड ने आपको एक बॉल पास करी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, आपकी लेफ़्ट साइड में, अगर आप इधर की साइड बैठे हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ की साइड बैठे हैं, अगर आपका ये वाला फ्रेंड आपकी तरफ बॉल पास करता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड में, ठीक है, इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए इसे मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसे मान लीजिए सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, जस्ट लाइक हेयर। अब बड़े में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये है चीज़ें, ठीक है, यहाँ ये मूव कर रही है, यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, इसने आपको बॉल पास कराई और वो इधर की साइड मूव कर गई, ठीक है, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपका फ्रेंड बैठा है, इसने आपको बॉल पास कराई तो ये इधर मूव कर गई, ठीक है, इधर मूव करी। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं ये है इसकी विंड की मूव करने की डायरेक्शन, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ITCZ क्यों बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। पहली नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ठीक है, दूसरी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। अब ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं,
ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए इन्हें साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स विंड बोला जाता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं, इसलिए इन्हें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोला जाता है। अब यहाँ पर वेस्टर्लीज भी फॉर्म होते हैं। वो कैसे फॉर्म होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी दूसरे जो है डायग्राम पर उस पर चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी। अब इसको तो बोलते हैं अंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ठीक है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहीं सेल फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं हेडली सेल। हेडली सेल कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पर जो है विंड कन्वर्ज हो रही है, ये ऊपर की तरफ अपसाइड होती हैं, ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देती हैं। फिर इनमें से एक जो स्ट्रीम है, एक जो धारा है वो इधर की साइड मूव कर जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एक साउदर्न हेमिस्फीयर में इधर की साइड मूव कर जाती है। हम इसी वाले को समझ लेते हैं, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मूव कर गई तो यहाँ पर कन्वर्जेंस जोन मतलब कन्वर्ज होती हैं दो विंड। मानकर चलिए ये वाली यहाँ पर कन्वर्ज हुई। अब एक इनमें से इसमें से एक धारा इधर की साइड मूव कर गई और एक धारा इधर की साइड मूव कर गई। अब यहाँ से भी एक धारा जब ये ऊपर उठी तो यहाँ पर ये मुड़कर यहाँ आ गई, इसमें से आधी इधर चली गई और आधी इधर आ गई। तो यहाँ पर दो विंड कन्वर्ज हो रही है ना, तो दो विंड ये होता है कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड है, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पर साइक्लोन हमें देखने के लिए मिलते हैं, यह है डाइवर्जेंस जोन। डाइवर्जेंस एक जो विंड की धारा जो है ये दो मिक्स होकर जब फिर एक बनाते हैं ना, ये लाइक ये दो विंड हैं, ये इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर ये इन्होंने मिल गई और एक बना दी। अब एक आगे चलकर दो भागों में बट रही है, जैसे कि यहाँ पर एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, ठीक है। तो यहीं पर जब ये एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, तो डाइवर्जेंस हो जाता है। डाइवर्जेंस हो जाता है तो यहाँ पर डाइवर्जन कहलाता है। ये होता है हमारा हेडली सेल, हेडली सेल, ठीक है। अब देखिए फेरल सेल की बात करें, फेरल सेल की बात करें तो जब ये विंड यहाँ पर कन्वर्ज होती है ना, और फिर यहाँ से ऊपर उठकर दोबारा डाइवर्ज ऊपर की तरफ सबसाइड कर अपसाइड होती हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है इनका, तब ये दोबारा डाइवर्ज होती है। यहाँ पर भी डाइवर्ज हो रही है, यहाँ पर भी डाइवर्ज हो रही है, मगर यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पर भी नीचे कन्वर्ज हो रही है। इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ये दो जो विंड है अलग अलग तरह की यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही हैं। और यहाँ पर अब ये जो डाइवर्जन है, ये जो डाइवर्जन है फिर यहाँ पर जाकर कन्वर्जेंस होगा, यानी सॉरी डाइवर्जेंस, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस होगा, तो ये कहलाता है फेरल सेल, फेरल सेल, ठीक है। अब इसके डाइवर्जेंस से जब ये विंड इधर की साइड मूव करती हैं, इधर की साइड मूव कर रही हैं, ये इधर की साइड मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर एक विंड जनरेट होती है, ये विंड जनरेट होती है जिसका नाम होता है वेस्टर्ली, 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 ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। अब ये वाला है, देखिए यह सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यह है सब ट्रॉपिकल हाई, ये मार्कर अभी भी नहीं दिख रहा, सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। ये भी सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। अब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल, ये तो सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड है, ये सब ट्रॉपिकल लो है, ठीक है। ये भी सब ट्रॉपिकल लो है, ये 60 डिग्री पर फॉर्म होता है, ये 30 डिग्री पर फॉर्म होता है सब ट्रॉपिकल हाई, और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो 23.5 तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से एक जो विंड जनरेट होती है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। अब ये जो विंड है, अब ये तो समझ में आ गई आपको वेस्टर्लीज कैसे ओरिजिनेट हो रही हैं। ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ पर ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये साउथ ईस्ट से जनरेट हो रही हैं, साउथ ईस्ट से जनरेट हो रही है, इसलिए इन्हें साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं तो यहाँ से कुछ विंड उठकर इधर की साइड जाएगी। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। जब ये यहाँ से एंटर कर जाएंगी तो यहीं से इनका फॉर्मेशन होता है वेस्टर्लीज का, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कन्वर्ज हुई, यहाँ पर कन्वर्ज हुई, फिर ये यहाँ पर जनरेट होती हैं। यही वाली विंड तो है जो यहाँ पर कन्वर्ज हुई थी, ठीक है, यही तो जनरेट हो रही है यहाँ पर भी जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब जनरेट होती हैं तो यहाँ पर वेस्टर्लीज को जन्म देती हैं, वेस्टर्लीज को जन्म देती हैं। जब ये वेस्ट में से ओरिजिनल होती हैं इसलिए इन्हें वेस्टर्लीज बोला जाता है। सिंपल बात समझ में आई आपको, ठीक है, समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर
इसीलिए जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करती है ना विंड, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड ट्रैवल करती हैं। तो ये क्लॉकवाइज में ही तो हो रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज में ही तो है। ये डायरेक्शन ऊपर आपको दिख रही है बट ये क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, सॉरी, ये बात आपको समझ में आ गई। और जब सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज आती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। चलिए अब आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये विंड होती हैं, जस्ट सपोज कि एक ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ये वाटर फ्लो कर रहा है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी विंड जो है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो एक जगह पर जब विंड काफ़ी देर तक रुक जाती है तो उसके आसपास का जो कुछ भी मटेरियल यहाँ हो या कोई भी पदार्थ हो वो उसी के साथ मूव करना चालू कर देता है। तो कहीं ना कहीं वाटर भी फिर इन्हीं के साथ मूवमेंट चालू कर देगा। ओशन में जो है फिर मूवमेंट चालू हो जाएगी, मूवमेंट चालू हो जाएगी ना, ऊपर के सरफेस वाटर जो है वो अपनी दिशा बदलने लगेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चालू कर देगा। अब फिर एक जगह का जो वाटर है, जो एक जगह का वाटर है जब वो दूसरे स्थान जा रहा है तो यहाँ पर अपवेलिंग भी होगी, अपवेलिंग भी होगी, यानी नीचे का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो फॉर्म हो जाती है ना, क्या फॉर्म होती है, ट्रेड विंड्स के द्वारा, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से भी ओशन करंट्स जो है वो फॉर्म होती हैं और प्लैनेटरी विंड्स की वजह से भी, ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब चलते हैं आगे, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है, मैंने आपको दोनों मर्ज कर कर बताए हैं, ये डिफरेंट नहीं बताए हैं, बट आपको दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग दे रखी हैं ताकि आप की सहूलियत के हिसाब से आप इसे पढ़ सकें। अब देखिए यहाँ पर ये हैं करंट्स, यहाँ पर इंडियन ओशन की करंट, ठीक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक की जो करंट है वो भी मैं आपको एक साथ समझा दूंगा, ठीक है, और ये जो पैसिफिक की करंट है वो भी मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। आपकी बुक में अलग अलग दे रखा है बट वही चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। अब देखिए कंट्री तो आपको पता ही है, ये हमारी कनाडा है, ये हमारी साउथ अमेरिका है, ये हमारी मैक्सिको है, ये ब्राज़ीलियन है, ये वेनेजुएला है, ये हमारी पेरू, ठीक है, ये हमारी पेरू है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, ठीक है, मोटी मोटी कंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारी कैरिबियन कंट्रीज जितनी पड़ जाती हैं, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ये हमारा ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश आइसल्स, ठीक है, और ये पूरा यूरोप है, यहाँ पर ये स्पेन पड़ जाता है छोटा सा, और ठीक है यहाँ पर ये फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पर ये जर्मनी है, ठीक है, ऊपर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं पूरी की पूरी, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह वगैरह, ठीक है, ये हमारा मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है, और ये हमारा अंटार्कटिक आइलैंड, ठीक है, पूरा सॉरी अंटार्कटिका, ठीक है। अब ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये हमारा जापान है, ये हमारा इंडिया है, इसके ऊपर चाइना है, ये अरबियन पेनिनसुला है, आधा यहाँ से कटने के बाद ये यूरोप में आता है, ये एशिया में आता है पूरा, ये रसिया, ठीक है। अब ये छोटा सा देख रहे हैं पॉइंट, ये कोरियन पेनिनसुला है, ठीक है, और ये है हमारा पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा जावा और इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जावा है, ठीक है, और यहाँ पर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार वगैरह कंट्री पड़ती हैं यहाँ पर, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री, और यहाँ पर ये श्रीलंका पड़ती है, और भी कोई कंट्री रह रही है अभी फ़िलहाल नहीं, मोटी मोटी कंट्री हमने सारी देख ली है। अब हम बात करने वाले हैं वार्म करंट और कोल्ड करंट की, ठीक है, यानी कोल्ड करंट और वार्म करंट की। जितने भी आपको ब्लू में दिख रही हैं वो सारी की सारी क्या है, कोल्ड करंट है, जितने भी आपको रेड में दिख रही हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वार्म करंट है। अब देखिए ये जो करंट आपको दिख रही है ना ये कोल्ड करंट है सारी की सारी, ठीक है, कोल्ड करंट, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रोजन रहता है, ठीक है। अब जो वार्म करंट है पहले हम उन्हें देख लेते हैं कहाँ कहाँ से बहती हैं। और एक और फैक्ट जो आपको पता रहना चाहिए यहाँ पर कि अगर कोई भी वार्म करंट और एक दूसरी कोल्ड करंट आपस में मिलती है तो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक तरीका जो रिसोर्सफुल जोन क्रिएट होता है जहाँ पर फिशरीज़ बहुत ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि जो है वार्म करंट है और ये कोल्ड करंट है, ये आपस में मिल रही हैं तो एक मॉडरेट टेम्परेचर बना देती हैं जहाँ पर जो मनुष्य का और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना काफ़ी सहूलियत पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जापान में तो यहाँ पर फिशिंग सबसे ज़्यादा करी जाती है, फिशिंग जो है सबसे ज़्यादा करी जाती है क्योंकि यहाँ पर दो करंट आपस में मिलती हैं, अलग अलग करंटें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो नॉर्थ पैसिफिक की करंट आप देख रहे हैं ये जो है ये वार्म करंट है, सॉरी कोल्ड करंट है, ठीक है। अब ये
अलास्का के साथ मिल जाती है, अलास्का से भी एक करंट आती है जो कोल्ड करंट होती है, तो यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है तगड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है तगड़ा वाला, ठीक है। तो ये पेरू आपके यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेरू करंट, ये पेरू करंट है, तो ये है कोल्ड करंट। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम कोल्ड वार्म करंट, सॉरी कोल्ड करंट को देख लेते हैं। कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, पेरू कोल्ड करंट, बेंगुला कोल्ड करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, लैब्राडोर कोल्ड करंट, और ईस्टर्न ग्रीनलैंड कोल्ड करंट, कैनरी कोल्ड करंट, ठीक है, और ओयाशियो कोल्ड करंट, ठीक है। ये होगी हमारी कोल्ड करंट जितनी भी हैं, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का तो मतलब पता ही है, जो कम धीमी से बहते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रिफ्टिंग वाटर, ठीक है। अब देखिए ये आती है हमारी क्या चीज़, ये इक्वेटोरियल करंट आती है, इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। अब ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से टकराती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ इधर चली जाती है साउथ इक्वेटोरियल और कुछ इधर चली जाती है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको बात। जब ये इधर जाती है, अब यहाँ पर भी करंट बहती है एक, ठीक है, यहाँ से साउथ पैसिफिक से आती है, ये पेरू की कोल्ड करंट बन जाती है, कोल्ड करंट बनती है, कोल्ड करंट के साथ जब ये यहाँ पर आती है तो ये भी एक साउथ इक्वेटोरियल के साथ चल देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ अटलांटिक करंट है, ये है साउथ इंडियन करंट। अब पहले वार्म करंट देख लेते हैं। वार्म करंट अलास्का करंट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ीलियन करंट, नॉर्वियन करंट, ठीक है। यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये अगुलाज करंट और मोजाम्बिक क्यू करंट और हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट और ये क्रोशियो करंट, ये सारी वार्म करंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स के कुछ नाम आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से बहती हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में आसानी से कोट कर सकें, ठीक है। ये नॉर्दर्न पैसिफिक करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो यहाँ पर बह रही थी, ठीक है। ये पैसिफिक जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये साउथ इक्वेटोरियल नॉर्दर्न, अगर हम इंडियन ओशियन में देखें तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। और ये जो है इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। ये साउथ इंडियन करंट है, ये है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, ठीक है। ये अंटार्कटिक सब पोलर करंट, ये है अंटार्कटिक सब पोलर करंट, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, साउथ पैसिफिक करंट। तो ऑलमोस्ट हमने सारी करंट्स यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अलग अलग ओशन थे, हमने सारी जो करंट्स हैं वो एक ही बार में पढ़ ली हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ये मैंने बता दिया है, देखिए यहाँ पर दो करंट है ना, यहाँ पर फिशिंग जोन क्रिएट होगा, ये नॉर्थ वार्म करंट है ये, और ये भी जो इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये भी वार्म करंट है। यहाँ से जो आती है बीच में से इक्वेटोरियल करंट, ये होती है हमारी यहाँ पर क्या, कौन सी, मॉडरेट करंट। यही दो भागों में बढ़ती है तब ये पीछे की साइड मुड़ती है और दो भागों में बढ़ जाती है, तब ये बनती है साउथ इक्वेटोरियल और नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये वार्म करंट है। कैलिफोर्निया करंट ये जो है कोल्ड करंट है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है ये, ठीक है। और ये पेरू करंट, ये भी कोल्ड करंट है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी कोल्ड करंट है। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये भी कोल्ड करंट है। यहाँ पर ये जो है, ये वाली करंट जो है, ये है एक मिनट मैं भूल गया, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। और ये दूसरी वाली है अंटार्कटिक सबपोलर करंट, ठीक है। ये सारी की सारी ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, अगर आप ईस्ट विंड ड्रिफ्ट भी लिख देंगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये बेंगुला करंट कोल्ड करंट है। ब्राज़ीलियन करंट ये क्या है, वार्म करंट है। वहीं पर ये वाली जो करंट है सरकमपोलर अंटार्कटिक करंट जो है, सरकमपोलर अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट जो है, ये ब्राज़ीली करंट से जब मिलती है तो यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक, ये लैब्राडोर ऊपर से आती है ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड में से, ये ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, ठीक है। ये है नॉर्वेन करंट, यहाँ पर भी एक फिशिंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये सोमालिया करंट है, ठीक है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है इंडियन ओशन में, ठीक है।
अब ये जो है क्रोशियो करंट है, ये ओयाशियो करंट है, ठीक है। ये सारी करंट्स थी, कोल्ड करंट और वार्म करंट। ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये है नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, ठीक है, इंडियन ओशियन, समझ में आ गया आपको। और ये है साउथ पोल, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ पर ये ओशन करंट का एक डायग्राम है। ओशन करंट जब नीचे नीचे फ्लो करती हैं तो वाटर जो है ऊपर की तरफ भी मूवमेंट करता है। जब ये ऊपर मूवमेंट करता है इसको बोलते हैं अपवेलिंग, और ये डाउन मूवमेंट ये है डाउन वेलिंग, ठीक है, डाउन वेलिंग, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब ओशन करंट्स के इफेक्ट क्या क्या है। पहली चीज़, ये क्लाइमेट को बहुत तगड़ी तरीके से इफेक्ट करती हैं, क्लाइमेट को बहुत तगड़ी तरीके से इफेक्ट करती हैं। जैसे कि जो करंट्स हैं, जो वार्मर टेम्परेचर एरिया होते हैं उनको कूल बना देना और कूल को वार्म बना देना। जैसे कि अब यहाँ पर ये इक्वेटोरियल करंट है, जब ये कैनरी करंट नीचे आती है तो यहाँ के पानी को क्या बना देती है, ये कोल्ड बना देती है। यहाँ पर देखिए कोल्ड करंट यहाँ पर आ रही है, बेशक फिर भी यहाँ पर ये रेगिस्तान पूरा का पूरा रहता है, पूरा का पूरा रेगिस्तान रहता है, तो यहाँ पर इसको ये कोल्ड बना देती है। तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड क्लाइमेट होता है, जहाँ पर कोल्ड वाटर रहता है, उसको वार्म कर देती हैं और वो वार्म वाटर को कोल्ड कर देती हैं। कहीं ना कहीं करंट का काम यही रहता है, ठीक है। और पूरा का पूरा जो वाटर होता है ना, उसके टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है और उसके ऊपर बहने वाली हवा को भी ये अफेक्ट करती हैं। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्थवर्ड बहती है यूरोपियन कोस्ट से। देखिए ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ये यहाँ पर बह रही है, मगर यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब जो होता है ना विंटर सीजन में पूरा का पूरा जमा रहता है। मगर यहाँ पर जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर बहती है तो ये यहाँ पर जो है ना कहीं इस बर्फ़ को पिघला देती है और यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह आसानी से जो आवागमन, जो जहाज़ों का आवागमन आसान तरीके से फिर हो जाता है, ठीक है, आसान तरीके से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है एक तरीके से जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में कार्यरत रहती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट फ्लोज नॉर्थवर्ड टू द वेस्ट यूरोपियन कोस्ट हेल्प टू कीप द कोस्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्वे फ्री ऑफ आइस इन विंटर टू। विंटर सीजन में भी फ्री ऑफ आइस, यानी आइस से जो है ना बचा कर रखती है उसको, जो आइस को पिघला देती है। और जब भी कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं मिस्ट और फॉग क्रिएट करते हैं। अब मिस्ट क्या होता है, मिस्ट जस्ट लाइक कि ये जो है ना एक ये चीज़ है, यहाँ से कोल्ड करंट आ रही है और यहाँ से वार्म करंट आ रही है, तो यहाँ पर जो मॉडरेट टेम्परेचर बन जाएगा, यहाँ पर फॉग क्रिएट होगा। फॉग इन द सेंस जाड़ों में आप फॉग देखते हो, ठंड के विंटर सीजन में फॉग देखते हो आप, कोहरा, वो क्रिएट होता है, ठीक है। एक मिस्ट एक दीवार से क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सारी चीज़ें। जस्ट आप याद रखिए कि मिस्ट और फॉग क्रिएट होते हैं। वैसे आपको ज़्यादा जानना नहीं है, खाली आप नाम याद रखिए। तो ये ऐसा रीज़न है जापान, ठीक है, जापान है, और भी बहुत सारे आपकी बुक में दे रखे हैं, बट फॉर एग्जाम्पल आप अगर जापान भी लिख देंगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर जापान के अलावा अगर आप नाम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर अलास्का करंट, अलास्का में नॉर्थ पैसिफिक और एक जो कैलिफोर्निया करंट है वो आपस में मिलती है, ठीक है। अलास्का करंट और कैलिफोर्निया नॉर्थ पैसिफिक करंट आपस में मिलती है। यहाँ पर ब्राज़ील करंट और अटलांटिक सरकम पोलर करंट आपस में मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये नॉर्वेन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और ये नॉर्वेन करंट, ठंडी करंट आपस में मिलती है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट और लुवियन करंट आपस में मिलती है, तो यहाँ पर भी ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे तो, ठीक है। अब मरीन लाइफ को भी कहीं ना कहीं ओशन करंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्लोरा एंड फाउना को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। देखिए अगर ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे जन्म नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम हीट वाला एरिया होगा तो वो डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा, वहाँ पर भी पेड़ पौधे जन्म नहीं लेंगे। अगर दो करंट आपस में मिल रही हैं आकर तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को भी जन्म मिलेगा, जैसे कि एल्गी वगैरह हो गए और कुछ अदर जो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पर सही से हो पाएगी, तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन भी जन्म लेंगे। फिर वहाँ पर फिश वगैरह भी आएंगे, तो उनको मछुआरे पकड़ेंगे तो वो हम तक लेकर आएंगे और हम उन्हें खाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब देखिए ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेड इन द सेंस कि जो हार्बर्स रहते हैं, पोर्ट वगैरह होती हैं, जो करंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर, ये
ये वाला जो एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये जो करंट है, जो वार्म करंट है, ये यहाँ के जो बर्फ़ होती है विंटर सीजन में यहाँ पर पिघला देती है और यहाँ पर जो है ना आसानी से ट्रेड हो पाती है फिर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रियाँ आज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। तो जो इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ दी सी रूट्स, तो यहाँ पर सी रूट्स यहाँ पर जमे रहते हैं यार, विंटर सीजन में जमे रहते हैं, मगर विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहाँ से सी रूट जो ना क्लियर हो जाते हैं और ये जो करंट है ना यहाँ पर बर्फ़ को पिघला देती है और आसानी से ट्रेड वगैरह फिर हो पाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, दैट पोर्ट्स एंड हार्बर्स ऑफ हायर लैटिट्यूड विच आर अफेक्टेड बाय वार्म करंट्स आर आइस फ्री एंड ओपन फॉर ट्रेड ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ओशन करंट्स, ओशियंस की समुद्र तो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, उसमें कितने रिलीफ फीचर्स होते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब उनकी हमारे जीवन में महत्वता क्या है, ठीक है। ओशंस में हमें काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती हैं। पहली बात कि क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लाइमेट को मॉडिफाई भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर किसी जगह पर, जैसे कि मानकर चलिए पैसिफिक ओशियन जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है, पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, हीट की जो आगामी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जब विंटर सीजन आता है ना तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ना एक तरीके से, और ये जो लैंड मास भी है, लैंड मास यहाँ पर भी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब समुद्रों में भी काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि समुद्र जो है जो पूरी पृथ्वी का तकरीबन 71% हिस्सा है उसको कवर अप करे हुए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी हीट होगी एक तरीके से जो है ना ये हीट के बैंक की तरह काम करते हैं। यहाँ पर हीट जो है ना स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत होती है तो समुद्र एज अ हीट बैंक भी काम करते हैं, ठीक है। अब आगे प्रेसिपिटेशन, आपने देखा कि बारिश वगैरह होती है, अगर ओशंस ही नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से होगी। अब ओशियंस जब इवेपोरेशन इंसुलेशन ज़्यादा होता है, किसी जगह पर इंसुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ का पानी क्या होगा, भाप बनकर हवा में उड़ने लग जाएगा। जब वो हवा में उड़ने लग जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल जाएगा और एक ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेगा। उसके बाद जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होती है एक क्लाउड की, पर्टिकुलर क्लाउड की, जब वो इंक्रीज हो जाएगी और कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जो ओशियंस हैं वो वाटर सप्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर को, ताकि जो प्रेसिपिटेशन है वो पूरी धरती पर हो सके, ठीक है। अब देखिए ओशन करंट जो होती हैं वो अर्थ पर जो है टेम्परेचर की रेगुलेटर की तरह भी काम करती हैं। जैसे कि एक जगह से हीट है वो दूसरी जगह ले जाती हैं, ठीक है, और दूसरी जगह की कोल्ड करंट को नीचे लेकर आती हैं हमारे यहाँ पर, ताकि आसानी से चीज़ें सहूलियत एक तरीके से बैलेंस बना रहे, ठीक है। जैसे कि इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर जाना और पोल से इक्वेटर की तरफ लेकर आना, समझ गए आप। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ओशियंस में काफ़ी सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि अगर वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बनती है जो फिश वगैरह है मरीन लाइफ के लिए, ठीक है। तो फिश वगैरह हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओशियंस में मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम डिपॉजिट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में पाया जाता है पेट्रोलियम डिपॉजिट जितना भी होता है, शेल गैस वगैरह पाई जाती है, सॉल्ट वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ओशन में जब इवेपोरेशन होती है तो वाइट लाइक प्रोडक्ट रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं सॉल्ट। फॉस्फोराइड्स और मैग्नीज नोड्यूल्स काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो कॉम्पोनेंट है जो हमें ओशन में मिलते हैं। ओशन को हम एनर्जी की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मानकर चलिए ये कोस्टल एरिया, तो मैंने आपको काफ़ी और बताया, तो ओशन वेव जो होती हैं वो प्रेशर क्रिएट करती हैं, जैसे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ओशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, यहाँ से भी हम एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अब ओशन जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो ओशन ही है, ठीक है। जहाँ पर जो जहाज़ हैं बड़े बड़े वो काफ़ी सारा सामान एक बार में ले जाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर रख देते हैं, और इन कंपैरिजन टू अदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि एयरवेज हो गया और रोडवेज हो गया, उनके मुकाबले जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन है ना वो काफ़ी चीप पड़ जाता है, ठीक है। और ट्रेड भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाती है जो इंटर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, इंटर कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। तो बस यही था आपका 8वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका। चौथा पार्ट जो है मैं जल्द ही इसे मतलब ये तो वाइंड अप हो गया पूरा का पूरा आज, ठीक है। अब जो 9 चैप्टर उसे चालू करेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। जल्द से जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।